करण सिंघानिया और अयान के बीच बहस। अयान बेहद ही गुस्से में सामने वाले इंसान को देख रहा था। उसकी आंखें इतनी गुस्से में लाल थी जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसे इस आदमी से कितनी नफरत है। और रियांश के चेहरे पर भी एक्सप्रेशन कोई खास अच्छे थे। वो भी बस गुस्से और नफरत के भावों से उस आदमी को देखे जा रहा था। तभी उन दोनों को अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ पाकर उस आदमी ने कहा, मुझे ऐसे अपनी कातिल निगाहों से देखने की जरूरत नहीं है। ये बताओ तुम दोनों को क्या अपने स्टेटस का ख्याल नहीं रहा है, जो ऐसे चिप लोगों की तरह यहाँ गाना गाते हुए फिर रहे हो। उनके मुंह से इतना सुनकर अब अयान का पारा गुस्से में चढ़ गया। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ऐसे ही हर किसी राह चलते को ज्ञान नहीं पेला जाता? तो क्या अपने इस मुंह को लगाम देंगे जिसने आज तक कुछ भी सही से भी नहीं बका है? अयान की बात को सुनकर सामने खड़े इंसान करण सिंघानिया का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वो गुस्से भरी लाल लाल आंखों से अयान को देखने लगे। करण सिंघानिया ने बेहद रोबीली आवाज में चिल्लाकर कहा, आयन, भूलो मत, मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूँ और तुम अपने पिता से ऐसे बात नहीं कर सकते, वरना मैं। उनके रुके हुए शब्दों को सुनकर के अयान की आंखों में भी एक घिन और नफरत आ गई। हाँ, ये उसका पिता था, पर आज तक इस इंसान ने उसके लिए नफरत के बीज बोने के अलावा और कुछ नहीं काम नहीं किया था। ये वो इंसान था जिसने एक हंसते खेलते हुए बच्चे का वजूद मिटाया था। अयान ने करण को देखा और बड़े ही सार्कास्टिक लुक के साथ कहा, वरना तुम क्या करोगे? हाँ, तुम मुझे कभी भी सिंघानिया इंडस्ट्री नहीं दोगे, यही ना? पर फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहने लगा, आप कुछ नहीं कर सकते मिस्टर सिंघानिया। मेरे दादू खुद ही मेरे नाम ये कंपनी करके गए हैं और आप ये ध्यान रखना कि कभी भी अयान सिंघानिया आपके पैसों पर नहीं पला है। इस बार अयान की आवाज में एक गुरूर और फक्र था कि उसने आज तक इस बेगैरत इंसान से कुछ नहीं लिया था। करण को इसी जली कटी बातें सुनाकर अयान जाने लगा। आज फिर उसका दिल एक अंधेरे में डूब गया था। शायद यहाँ से अभी उसे निकालने के लिए कोई नहीं था, और शायद था पर अभी उसे ये पता नहीं था। अयान ने अपनी पीठ करण की तरफ ही करते हुए कहा, करण सिंघानिया, और इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि तुम्हारा एक बेटा भी है, क्योंकि हाथ तुमने छोड़ा था और मैं यहाँ इंडिया में बस अपनी माँ की वजह से हा। और फिर हल्की हल्की सीटी बजाते हुए वहां से निकल गया। वही मिस्टर सिंघानिया के हाथ की मुट्ठी जोर से कस गई। उन्हें अयान पर बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अयान ने उनके गुरूर को चोट पहुंचाई थी और शायद उन्हें अपना घमंड बहुत प्यारा था। वही अयान अब चलता हुआ अद्विका के चेंजिंग रूम में गया। वही अंदर का नजारा देखकर तो उसकी बुहे ही तन गई। अंदर ये सभी लड़के और लड़कियां पिज्जा बॉक्स को बीच में रखकर पिज्जा पार्टी कर रहे थे। एक ने तो वहां पर छोटा साउंड सिस्टम भी लगा दिया था, जिसे वो पूरा पार्टी का माहौल लग रहा था। उन सभी लड़कों ने उस छोटे से चेंजिंग रूम को पिकनिक स्पॉट बना दिया था। ये सब देखकर अयान के दिमाग में ये ख्याल जरूर आया, या तो उसके दोस्त पागल है जो इस तरह से ऊंची पुची हरकतें करते रहते हैं, या फिर वो पागल है जो उसके ऐसे दोस्त है। वही अयान की नजरें फिर भी अद्विका को ढूंढ रही थी, जो उसे इन 10 जनों की भीड़ में कहीं नजर नहीं आ रही थी। पर अद्विका तो नहीं, पर अमेरा जरूर बड़े ही एलिगेंट तरीके से अयान के पास आई। यहाँ अयान का ध्यान अभी इस तरफ नहीं गया था कि कौन उसके पास आ रहा है। वो तो अपने पार्टनर को इन बड़े बड़े दानवों के पीछे ढूंढ रहा था। शायद उसका छोटा शरीर इन सब के पीछे दब गया हो। वही अमाया ने जल्दी इस मौके का फायदा उठा लिया और अयान के कुछ करने से पहले ही उसने अपनी बाहें अयान के गले में डाल था और अपना सर अयान के सीने पर रख दिया। हाँ, ये बात अमाया को भी पता था कि उसकी धड़कनें अयान के पास आने से नहीं बढ़ी हुई थी, बल्कि इस डर से बढ़ी हुई थी कि अब अयान उसके साथ ना जाने क्या करने वाला है। उसने तो सोच लिया था कि अगर अयान उसके गाल पर अगर थप्पड़ मारेगा तो वो जल्दी से नीचे झुक जाएगी और गिर जाएगी, जिससे वो अयान के थापड़ से बच सके। वही वहां बैठे सभी लोगों के मुंह में पिज्जा का पीस धरा का धरा रह गया। वो जितनी आंखें बड़ी कर सकते थे उतनी बड़ी आंखें कर कर अमायरा और अयान को देख रहे थे। वही अयान की नाक के अंदर जब कोई अनजाना परफ्यूम गया तो वो तुरंत ही समझ गया था कि ये उसकी अद्विका नहीं, कोई और है।
वही वहां पर पसरी सन्नाटे के अंदर माधव और सचिन के पीछे बैठा छोटा सा अद्विक, जो अभी तक मस्त पिज्जा को एंजॉय कर रहा था। जब उसने फील किया कि कमरे में इतनी अचानक शांति कैसे छा गई है, तो उसने भी अपना मुंह हल्का हल्का सचिन और माधव के बीच में से निकाला। सच में अगर लड़कों को पता होता कि वो एक लड़की है तो उसकी इतनी क्यूट हरकत को देख कर के उनका दिल जरूर उस पर आ जाता। वही जब उसने का सीन देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पर उससे भी ज्यादा शौक तो और लोगों को भी लग गया था को अयान ने मायरा के साथ ये किया। अद्विका को ज्यादा हैवी नशे की दवाई नहीं सुंघाई गई थी, इसी वजह से उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी थी। पर तभी उसने किसी लोगों बातें करते हुए सुना, तुम पागल इंसान, ये किस बच्चे को उठा कर ले आए? हमने तुमसे अयान सिंघानिया को उठाने के लिए कहा था ना। ये तो पता नहीं तुम किस कमजोर से बच्चे को उठा ले आए। उस आदमी ने शायद अपने सामने वाले इंसान पर चिल्ला कर कहा। वही अद्विका की बहू इस बात को सुनकर के तंग गई कि ये लोग अयान को उठाने के लिए आए थे, और उससे से भी ज्यादा गुस्सा उसे इस बात से आ रहा था कि इन लोगों ने उसे अयान से कमजोर समझने की हिम्मत कैसे की। अद्विका के दिमाग में अयान और फिर उसका शरीर आया। उसे पता था दिखने में अयान कितना हट्टा कट्टा था, हालांकि वो इस बात कर बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी कि अयान उससे ताकतवर था, और अब उसे उन आदमियों पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उसे कमजोर समझा। तभी दूसरे आदमी ने अपनी सफाई में कहा, अरे यार, मैं अयान और इस बच्चे के पीछे ही था, और मैं उस अयान को ही उठाने वाला था, पर पता नहीं ये बच्चा कहाँ से आ गया। वैसे मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब ये लड़का मुझसे आसानी से उठ गया था। वही वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि उनका बार बार उसे अयान से कमजोर कह देना अद्विका के अंदर गुस्से का लावा फोड़ रहा था। अद्विका तुरंत उस वेन में उठ बैठी। उसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, इसकी तो एक तो इसने अद्विका कपूर को उठाया और कह रहा है कि वो मुझसे लड़ा नहीं। अबे या तू काले मोटे भेष जैसे प्राणी, मैंने आज तुझे बताया ही नहीं कि छोटे बच्चों में कितनी ताकत होती है। नहीं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। और इसी के साथ उसने अपने आप को एक लुक दिया कि हाँ, वो इस साल 18 की है। उन दोनों लड़कों को गाड़ी में कुछ हलचल सी महसूस हुई तो वो उसके पास गए। आखिर उन्हें पता था कि उन्होंने ज्यादा क्लोरोफॉर्म नहीं डाला था रुमाल में। जैसे ही वो वेन के पास गए, वेन का दरवाजा एक बैंग की आवाज के साथ खुला। वो दोनों जो वेन के पास आ गए थे, उन्होंने ऐसे दरवाजे खुलने की उम्मीद नहीं की थी, और उनका मुंह भी एक आह की आवाज के साथ फूट गया। आह! वो दोनों जोर से चिल्लाए। वही अयान, रियांश और हर्ष, जो पहले बड़े ही कैजुअल होकर अद्विका को ढूंढ रहे थे, अब बढ़ते समय के साथ उनके भाव बदल रहे थे। अयान का उन तीनों में सबसे बुरा हाल हो रहा था। अब उसके चेहरे पर हल्का डर, बेचैनी और घबराहट साफ साफ देखी जा रही थी। अयान अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, अद्विक, अद्विक कहाँ हो यार, प्लीज बाहर आ जाओ, देखो ये अब सही समय नहीं है ऐसे खेलने का। वही हर्ष का मुंह ना चाहते हुए भी उल्टे तरीके से अपने आप खुल ही गया। उसने अयान के कंधे पर हाथ रख कर के कहा, भाई अयान, तू टेंशन मत ले, हो सकता है वो वापस खाना लाने चला गया हो। आज उसे लाखों का प्रॉफिट हुआ है, तो शायद अब कल के लिए वो और लड़कों के लिए कपड़े खरीदने गया हो। उसकी बात को सुनकर अयान, जो पहले से ही परेशान था, उसने उसके सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, साले तू सुधर जा, और फिर उसके हाथ से उस चिप्स के पैकेट को छीन कर फेंकते हुए कहा, तेरा ये घोड़े जैसा दिमाग बस इन्हीं चीजों में डोडेगा, और वो भी गलत। ये बता, क्या तूने कभी अद्विक के उपपंथ देखे हैं? हर्ष ने उसके सवाल में छुपे ताने को ना समझते हुए कहा, नहीं। उसका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुनकर अयान ने उसके पेट पर घुसा मार कर कहा, जब पंख नहीं देखे तो वो बिना बस के यहाँ से क्या उड़ कर जाएगी? अयान की बात को सुनकर हर्ष अचानक से ही हंसने लगा। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर उसने हंसते हुए कहा, मतलब अब ये पक्का है कि अद्विक यही हो है, तो मतलब हमें अब उसे यही ढूंढना चाहिए, हर्ष ने कहा। और वो भी अब आवाज लगाकर अद्विक को ढूंढने लगा। वही उसका ये जवाब इतना घातक था कि अयान से रहा नहीं गया, और नीचे से एक पत्थर उठाकर हर्ष पर फेंकते हुए कहा, तुम बिना अकल के इंसान तो जब से 1 घंटे से यहाँ क्या टाइम पास कर रहे थे, या अपने घोड़े जैसे दिमाग को चारा दे रहे थे?
पर हर्ष को क्या फर्क पड़ना था, अब तो उसके सिस्टम में फिट हो गया था कि अद्विक यही है। वही रियांश उन लोगों को देखकर बस अपने मुंह को ही सुकोड़ रहा था, और ऊपर से आज वो अपने आप से परेशान था कि क्यों उसे अद्विक के खो जाने से खुशी नहीं मिल रही। आखिर उस लड़के ने उसे कितना ही परेशान किया था। वो चाह कर भी एक जगह सुकून से नहीं बैठ पा रहा था। अयान की तरह तो नहीं, पर वो भी बिना चिल्लाए हुए भी अपनी पेनी नजरों से उस जंगल के हर एक कोने को छान रहा था। अब दूसरी तरफ वही उन गुंडों की आवाज को सुनकर अद्विक को बड़ी ही खुशी मिली और वो उस वेन से बाहर आ गया। अद्विक ने देखा कि उन गुंडों की नाक अच्छे से फूट गई है, और एक की तो नाक से खून आ रहा था तो दूसरे की सर पर अच्छा खासा लाल निशान बन गया था। अद्विक ने अपनी मजाक भरी आवाज में कहा, क्या हुआ अंकल, बच्चे से चोट लगाकर आपको कैसा लगा? साफ था वो उसे ताना मार रही थी। वही एक आदमी जिसका सर फूटा था, उसने अपने सर को पकड़ा और गुस्से से अद्विक से लड़ने के लिए आगे आते हुए कहा, अबे तू पिद्दी भर का लड़का मुझसे लड़ने को आया है? रुक, आज मैं तुझे बताता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया, पर अद्विक उन्हें बहुत अच्छे से झेलना जानती थी। थोड़ी ही देर में उसने उन दोनों की चटनी बना दी और वो दोनों अब एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए अद्विक को डर से देख रहे थे। अद्विका ने हंसते हुए कहा, टीसीएच टीसीएच टीसीएच, तुम लोग आए थे अयान सिंघानिया को पकड़ने के लिए? भाई, किस गधे ने तुम्हें भेजा था? क्या वो अपना दिमाग घुटनों में छोड़कर सो गया था? अयान की पर्सनालिटी को याद करके अद्विका उसकी तारीफ कर रही थी, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अयान की तारीफ को एक्सेप्ट कर लिया था। वही वो दोनों आदमी तो बस चाहते थे कि कैसे भी करके ये बच्चा रूपी शैतान लड़का यहाँ से चला जाए। पर इतनी जल्दी कहाँ? अभी अद्विका को ये जानना था कि अयान के लिए इन्हें सुपारी किसने दी थी। वो उनके पास गया और बैठ गई और अपनी लड़के वाली आवाज को और भारी करते हुए कहा, ये बताओ किसने भेजा था तुम्हें यहाँ मेरे पार्टनर का किडनैप करने के लिए? ये सब कहते हुए अद्विक की आवाज में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। भले ही उसके और अयान की इतनी अच्छी कभी नहीं बनी हो, पर इस एक महीने में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए मैटर करते थे। और यही अद्विक के साथ था, वो तो अजनबियों की भी चिंता को अपनी चिंता मान लेती थी, और यहाँ तो बात उसके पार्टनर और उसके साथ ही की थी, जिसे वो कहीं न कहीं दिल से दोस्त मान चुकी थी। अद्विका की ऐसी खतरनाक प्रेजेंस को देखकर कि वो दोनों आदमी घबरा गए और उन्होंने कहा, हमें बस एक मैडम ने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि अयान माहेश्वरी ट्रिप पर गया है, उसे वहां से उठाना आसान होगा और उन्होंने इसके बदले हमें 20 लाख दिए थे। उसकी इस बात को सुनकर कि अद्विक कुछ रिएक्ट करती कि उससे पहले उसे किसी के हंसने की आवाज आई। आवाज सुनकर ही अद्विका समझ गई थी कि वो रियांश था। रियांश की आवाज सुनकर के अद्विका पीछे पलटी तो वहां वो तीनों लोग खड़े, कभी अद्विक को घूरते तो कभी उन गुंडों को। वही रियांश के हंसने से हर्ष और अद्विका अनजान थे, उन्हें तो वो बस एक बिना बात पर हंसने वाला पागल लग रहा था। रियांश ने अपनी हंसी को रोकते हुए अयान पर ताना मार कर कहा, ओह अयान, तुम्हारे स्टैंडर्ड, तुम्हारे लिए सिर्फ 20 लाख की सुपारी दी गई है। और वो फिर हंसने लगा। वही अयान का चेहरा गुस्से से लाल था, क्योंकि वो और रियांश दोनों ही जानते थे कि ये सुपारी कौन दे सकता है। पर अयान को भी गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि इस औरत ने उसकी कीमत सिर्फ 20 लाख रखी, जितने के तो वो गाड़ी भी ना खरीदे। वही अद्विक और हर्ष एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे आपस में देख कह रहे हो, यहाँ का तो अलग ही सीन है। अयान गुस्से से उन फट्टू आदमी के पास गया और लात मार कर कहा, जाकर कह देना उस बुढ़िया से जितने दिन मेकअप में बिताने हैं बिता लो। जिस दिन वो अयान सिंघानिया के हत्थे चढ़ी बहुत बुरी मरेगी। और फिर वो गुस्से से अद्विका का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। अद्विका तो इस बात को सोच रही थी कि क्या अयान को पता है कि उसके ऊपर ये साजिश किसने की, तो फिर ये इतना शांत क्यों है। वही रियांश ने उन आदमियों को देखा और अब उसकी आंखों में हंसी नहीं बल्कि एक दर्द था, और शायद उस औरत के लिए घिन भी। उसने भी फिर अपने चेहरे पर एक घमंड का मुखौटा ओढ़ा और उन तीनों के पीछे चला गया। वही अब उन चारों ने डिसाइड किया कि वो टेंट लगाकर पहले आराम करेंगे और कैंपिंग वो सुबह करेंगे। उन चारों ने मिलकर टेंट को जल्दी से लगा दिया और अब वो चारों ही सोने के लिए तैयार थे।
वो टेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें बस इतनी ही जगह थी कि 4 लोग सो जाए। पर अब अद्विक और अयान दोनों के ही माथे पर सिकन थी कि अद्विका कैसे 3 लड़कों के साथ एक ही टेंट में सोएगी। और अयान सोच रहा था कि वो कैसे अद्विका को और लड़कों के साथ सोने दे सकता है। सभी लोगों के पेट में ये तो बिल्कुल भी नहीं पच रहा था कि अभी अयान ने मायरा के साथ ही क्या हरकत की है, क्योंकि अयान ने अपने नेचर से उल्टा अपने से लगी हुई मायरा को बड़ी ही नाज से दूर किया, जैसे वो कोई हल्की सी डोल हो। वही अयान ने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था जिससे अद्विका भी ये जान सके कि वो उसके अलावा भी और लड़कियों के पास जा सकता है। इनडायरेक्टली वो उसे जलाने की कोशिश कर रहा था। पर अद्विका को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि अयान दूसरी लड़की के साथ रहे। पर उसके दिल के एक छोटे से कोने में तो थोड़ा बहुत उसे ये लग रहा था कि ये लड़की अयान के लायक नहीं है, और उसी वजह से वो उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। वही हर्ष बिल्कुल एक हनुमान की तरह, जिसने अद्विका को ही अपनी सीता माँ मान लिया था। उसने घूर कर उस सुपर्खा को देखा जो उसके राम सीता के मिलन में बांधा बनी हुई थी। तभी उस कमरे में एंट्री हुई रियान की। उसे नहीं पता था कि उसके आने से पहले क्या हुआ था, बस उसने देखा कि सभी लोग अयान और मायरा को घूर घूर कर देख रहे थे, तो उसे लगा कि हर बार की तरह मायरा ने फिर से ही कोई बेवकूफी भरा कांड किया होगा। पर हर्ष में मन में तो ये चल रहा था, ओह शीट, रावण की भी एंट्री हो गई। पर मैं इस बार अपनी सीता मैया को हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी और को। उसने घूर कर रेहान को देखा, और वही रेहान, उसे ये भी नहीं पता कि आखिर हर्ष उसे क्यों इतनी खुन्नस भरी निगाह से देख रहा था, जैसे उसने हर्ष की बेटी को भगा लिया हो। हर्ष ये भी तो सोच ले कि तेरी सीता मैया इतनी तो स्ट्रांग है कि रेहान जैसों से बच सके। तभी रेहान ने वही पास पड़ा हुआ बैग उठाया और कहा, बॉयस अब मैं जा रहा हूँ। और फिर उसने एक नजर अद्विका को देखा और फिर पीयूष को देखकर कहा, अब तुम्हें भी चलना चाहिए, वरना कॉलेज हॉस्टल के गेट बंद हो जाएंगे। फिर भटकना रात भर आत्मा बनकर। उसकी बात को सुनकर सभी लोगों को ध्यान आया कि उन्हें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। वही अद्विका ने एक नजर मायरा को गुस्से में घूर कर देखा। पता नहीं क्यों, पर अब उसे मायरा अपनी एक दुश्मन सी लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उसका सर फोड़ दे। अब एक एक करके सभी लड़के बाहर निकलने लगे। सभी ने अपनी अपनी बाइक संभाली। वही जैसे ही अद्विक बाइक पर बैठा तो उसके सामने गागी और मासी दोनों ही आकर खड़ी हो गई। साफ था उन दोनों को ही अधिका के पीछे बैठना था। हुई वही मासी को फिर अद्विक के पास भटकते देख लेडी सिंघानिया गार्गी को गुस्सा आ गया था। वो तो अपने क्रश को किसी के साथ बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। वही मानसी भी अब तक अच्छे से जान गई थी कि गर्गी अद्विक पर लट्टू है, तो वो बेचारी साइड होकर शांति से निकल गई। अब गागी पहले ही जाकर अद्विक के पीछे जाकर बैठ गई। हुई वही मायरा भी चाहती थी कि वो अयान के पीछे बैठे, पर अयान कुछ कह पता उससे पहले ही अयान के पीछे हर्ष फुर्ती से जाकर बैठ गया। मानसी पीयूष की बाइक पर बैठने ही वाली थी, क्योंकि एक वही था जो अब कॉलेज नहीं जा रहा था, पर वो बैठती उससे ही पहले किसी ने उसका हाथ खींच लिया। मानसी ने जब सर उठाकर देखा तो उसके सामने सक्षम खड़ा हुआ था। सक्षम को वहां पर देखकर पहले तो सभी लोग थोड़ा हैरान रह गए कि आखिर वो यहाँ अब क्या कर रहा है। वही अद्विका जो अब अपनी बाइक पर पूरी तरह से सेट हो चुकी थी, वो भी अपनी आंखें चौड़ी करके उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। उसका शैतानी दिमाग कैसे नहीं समझ सकता था कि आखिर उसकी दोस्त के बारे में सक्षम क्या सोच रहा है। पर दोस्त जब तक अपने दोस्त के इश्क की आग में घी ना डाले तब तक उन्हें चैन कहाँ आता है। उसने अपने पीछे बैठी गागी को कुछ इशारा किया और गागी भी जल्द से समझ गई कि उसका क्या मतलब था। वैसे भी जब तक कोई उसके मिस्टर हेंडरसन के बीच न आए तब तक तो सब अच्छा ही था। मानसी ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो सभी लोग उसे और सक्षम को घूर कर देख रहे थे। उनके ऐसे देखने से मानसी के गाल अपने आप ही शर्म के मारे लाल हो गए थे। वैसे तो वो भी कोई कम थरकी नहीं थी। आखिर वो तो अद्विका को भी बीच बीच में छेड़ देती थी, ये जानते हुए भी कि वो एक लड़की है। पर सक्षम जिन नजरों से उसे सरेआम देख रहा था, उसे बड़ी शर्म आ रही थी। वो मन ही मन कहने लगी, इन दिल्ली के लड़कों में बिल्कुल भी शर्म भी नहीं होती, बिना प्रोपोज किए ही इन्हें बंदी चाहिए। वो अपने ख्यालों में ही गुम थी कि तभी सक्षम ने जो कहा, उसे सुनकर के तो सबकी कान खड़े हो गए। आखिर उन लोगों ने ना जाने कितने सपने सजा लिए थे और सक्षम ने तो सब मानो खाक में मिला दिया।
सक्षम ने मानसी के हाथ को छोड़ते हुए कहा, ओह मैडम, पीयूष के साथ में बैठने वाला हूँ, तुम अपनी कोई और जुगाड़ देख लो। और उसे अपने एक हाथ से साइड करके पीयूष की बाइक पर बैठ गया। ये सुनकर मासी का जो चेहरा गुस्से से लाल हुआ, उसके तो कहने ही क्या। सक्षम ने उसे आसमान में चढ़ाकर फिर जमीन पर नीचे पटक दिया था। वो गुस्से में सक्षम को घूरने लगी और फिर उसने सामने उन्हीं सबको देखा जिनकी आंखें जो पहले शोक में थी और अब हंसी के मारे बंद हो चुकी थी। मानसी की भी इन सभी लोगों से अब काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और दोस्तों की बॉन्डिंग तो मुसीबत से ज्यादा मजाक उड़ाने में दिखती है। मानसी का भले ही मजाक उड़ चुका था, पर अद्विका को तो ये फाइनल हो चुका था कि सक्षम उसे पसंद करता है। उसके अंदर भी मानो हर्ष की आत्मा आ गई थी, जिसे अब सक्षम और मासी को सेट कराना ही था। क्या यहाँ कोई है जो दिमाग से काम लेता है, या सब चलते फिरते कार्टून है? मानसी के उतरे हुए चेहरे को देखकर अद्विका अपनी बाइक से उतरी। उसने पहले एक नजर अयान पर डाली, जो शायद तब से उसे ही कंटिन्यूअसली देख रहा था। अयान ने अद्विका को देखकर अपनी एक आंख को विंक किया, जैसे वो उससे कह रहा हो, स्वीट हार्ट, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। वही आयन की ये हरकत देख जिस स्पीड से अद्विका ने अयान से अपना चेहरा घुमाया, उसे देखकर तो अयान के चेहरे पे एक लंबी विनिंग मुस्कान आ गई। वही अद्विका मन में सोचने लगी, ये लड़का किस एंगल से एक बड़े घर का लड़का लगता, हरकतें तो इसकी दिन पर दिन छपरियों जैसी होती जा रही है। अद्विका तुरंत मासी के पास गई और सक्षम को जलाने के लिए उसने बड़े प्यार से मानसी का हाथ पकड़ा और एक लड़के की मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अरे डार्लिंग, तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम्हारा ये बीएफ हमेशा तुम्हारे साथ है ना? चलो आज मैं अपनी इस मानसी को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ। अद्विका के ये शब्द सुनकर मानसी ने उसकी तरफ बिल्कुल एक पप्पी की तरह देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या तुमने सही कहा। वही अद्विका ने ये जो पटाखा जलाया था, उसकी जलन 4 लोगों के सीने में लग रही थी। बस धुआं निकलने की ही देरी रह गई थी। सक्षम गुस्से में मानसी और अद्विका के हाथ को देख रहा था जो उसने पकड़ा था। आखिर उसे क्या पता था कि अद्विका एक लड़की है, वही अयान तो अल्ट्रा प्रो था, उसे ये जानकर भी कि दोनों लड़कियां हैं। वो तो गुस्से में डार्लिंग शब्द को दोहराए जा रहा था। आखिर इसने कभी मुझे कभी इतने प्यार से नहीं बुलाया, आखिर मुझ में क्या खराबी है? तो वही गागी भी क्या कम थी, वो भी गुस्से से मानसी को गुरु रही थी। और इन तीनों के अलावा जो शायद सबसे ज्यादा दुखी था वो था हर्ष। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही लौटपोट हो गई। अचानक जब मानसी और अद्विका को जब महसूस हुआ कि उनके ऊपर कातिल नजरें घूर रही है, तो दोनों ने सर उठाकर देखा। पर जैसे ही अद्विका ने सक्षम के गुस्से भरे चेहरे को देखा, तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। आखिर उसने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि उसने ये नहीं देखा कि उसे अयान कितनी बुरी तरह से घूर रहा था। अब सभी लोग अपनी अपनी बाइक पर बैठ गए। अयान, हर्ष, पीयूष, सक्षम, रेहान, मायरा, अद्विक, मानसी, सचिन और गागी और माधव अकेला था। इन 6 लोगों ने बाइक स्टार्ट की और देखते ही देखते ये 6 बाइक दिल्ली की खाली सड़कों पर एक अलग ही शोर कर रही थी। तभी अचानक सचिन के दिमाग क्या आया, उसने से चिल्लाकर कहा, बोलो जय श्री राम, हनुमान जी की जय। अब क्या था, उनमें से कोई भी कहाँ शांत रहने वाला था। वो 11 जने जोर जोर से नारे लगाने लगे, और इसी के साथ उनकी यादों में एक और कॉलेज का हसीन पल जुड़ गया था। दिल्ली की सड़क पर 6 बाइक और उस पर लागते हुए ये नारे उन सबको सच में एक अलग ही बचपने की खुशी दे रहा था। और इस बचपने में ना कोई अमीर था और ना ही किसी में बेर। कभी हर्ष चिल्ला कर कहता, बोलो काली मैया जी जय, तो कभी अद्विका चिल्ला कर कहती, बोलो घाटी श्याम की जय। तभी रेहान ने चिल्ला कर कहा, बोलो हर हर महादेव, और ऐसे ही वो पूरे रास्ते गले को फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। आते जाते लोग बस सर अपना नाम हिला देते, तो कुछ को तो अपने कॉलेज के भी दिन याद आ रहे थे। ऐसे ही मस्ती करते हुए वो सभी लोग अपने अपने हॉस्टल और घर पहुंच गए। अगले दिन जब अयान अपनी क्लास में पहुंचा, तो वहां पर खड़े शख्स को देखकर वो हैरान रह गया।